नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो में दो इम्पोर्टेंट ओएम के बारे में चर्चा करेंगे। पहला ओएम डीओपीटी के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें एलटीसी के लिए निजी वाहन या प्राइवेट टैक्सी से यात्रा करने पर एलटीसी रिम्बर्समेंट और उसके साथ 10 दिन की अर्न लीव यानी कि अर्जित अवकाश के एनकैशमेंट के बारे में है। और दूसरा ओएम डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें सीजीएचएस के पैनल के हॉस्पिटल्स के लिए कंसल्टेशन फीस, रूम रेंट और आईसीयू चार्जेस को रिवाइज किया गया है। इन दोनों ओएम की विस्तार से जानकारी के लिए इस वीडियो में आखिर तक बने रहें। आइए शुरू करते हैं। ये आपके सामने एलटीसी के संबंध में डीओपीटी के द्वारा 29 मार्च 2023 को जारी किया गया ऑफिस मेमोरेंडम है, जिसके सब्जेक्ट में बताया गया है सेंट्रल सिविल सर्विसेज एलटीसी रूल्स 1988 फुलफिलमेंट ऑफ प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स, यानी कि एलटीसी को अवेल करने के लिए जो प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट हैं, यानी कि जो प्रक्रिया के संबंध में दिशा निर्देश हैं, उनके बारे में ये ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है। इस ओएम के पहले पैरा में बताया गया है कि सरकारी कर्मचारियों को एलटीसी के साथ अधिक से अधिक 10 दिन की ईएल को एनकैश कराने का एक ऑप्शन अवेलेबल रहता है और ये सरकारी कर्मचारी अपनी पूरी सर्विस के दौरान एलटीसी के साथ साथ 60 दिन की अर्न लीव को एनकैश करा सकते हैं। इसी पैरा में आगे बताया गया है कि डीओपीटी को इसके संबंध में अनेक क्वेरी मिली हैं, अनेक प्रश्न उसके पास पहुंचे हैं क्लैरिफिकेशन के लिए कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी अपने प्राइवेट व्हीकल से यात्रा करता है और एलटीसी के लिए कोई क्लेम नहीं करता है, तो उस स्थिति में भी क्या सरकारी कर्मचारियों को 10 दिन की ईएल को एनकैश कराने का ऑप्शन अवेलेबल होता है या नहीं। इस ओएम में इसी पॉइंट को क्लैरिफाई किया गया है। इस ओएम के दूसरे पैरा में दिया गया है कि अगर सरकारी कर्मचारी अपने एलटीसी के ट्रेवलिंग को, एलटीसी की यात्रा को प्राइवेट व्हीकल से करते हैं या किसी हायर्ड व्हीकल से करते हैं, टैक्सी से करते हैं और एलटीसी के लिए उनका क्लेम नील रहता है, वो एलटीसी का कोई क्लेम नहीं करते हैं, तो उस स्थिति में भी इन सरकारी कर्मचारियों को 10 दिन की लीव एनकैशमेंट को अलाउ किया जाना चाहिए, जिसके लिए जो कंडीशंस दी गई हैं वो इस प्रकार से हैं। इसके पहले पॉइंट में बताया गया है कि अगर सरकारी कर्मचारी एलटीसी को अवेल करना चाहते हैं तो इसके संबंध में उन्हें अपने डिपार्टमेंट को एडवांस में ही सूचना देनी चाहिए और एलटीसी के ड्यूरेशन के लिए जिस प्रकार की लीव की आवश्यकता है, उन लीव्स को अपनी एलटीसी की जर्नी को शुरू करने से पहले ही सैंक्शन करा लेना चाहिए। इसके दूसरे पॉइंट में दिया गया है कि सरकारी कर्मचारियों को एलटीसी के साथ साथ लीव एनकैशमेंट की जो रिक्वेस्ट है वो एलटीसी के लिए जर्नी शुरू करने से पहले ही सबमिट कर देनी चाहिए। इसके तीसरे पॉइंट में दिया गया है कि सरकारी कर्मचारियों को एक सेल्फ डिक्लेरेशन यानी कि स्वयं का घोषणा पत्र जमा कराना होगा कि उन्होंने अपने एलटीसी के लिए डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ विजिट यानी कि जिस जगह का उन्होंने अपनी एप्लीकेशन में डिक्लेरेशन जमा कराया है उस प्लेस ऑफ विजिट पर एक्चुअल में ट्रेवल किया है और वो सरकारी कर्मचारी अपनी इस एंटायर एलटीसी जर्नी के लिए फेयर के रिम्बर्समेंट को क्लेम नहीं कर रहा है। इस ओएम के तीसरे पैरा में उन केसेस को क्लैरिफाई किया गया है, उन कंडीशंस को बताया गया है जिसमें सरकारी कर्मचारियों को अपने एलटीसी के जर्नी के फेयर रिम्बर्समेंट को छोड़ देने की आवश्यकता नहीं है। इस पैरा के पहले पॉइंट में दिया गया है कि अगर एलटीसी की जर्नी टैक्सी के द्वारा की गई है या ऑटो रिक्शा के द्वारा की गई है और उन पॉइंट्स के उन प्लेसेस के लिए की गई है जो रेल के द्वारा डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है और उन जगहों के लिए ये टैक्सी या ऑटो रिक्शा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक रेगुलर बेसिस पर पब्लिक कैरियर्स की तरह से चलाए जा रहे हैं, तो ऐसी जगहों के लिए टैक्सी या ऑटो रिक्शा के द्वारा जो जर्नी की गई है उसे एलटीसी में फेयर रिम्बर्समेंट के लिए क्लेम किया जा सकता है। इसी पैरा के दूसरे पॉइंट में दिया गया है कि अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट अपनी एलटीसी के डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ विजिट के नियरेस्ट एयरपोर्ट या नियरेस्ट रेलवे स्टेशन या नज़दीकी बस टर्मिनल तक ऑथराइज्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से ट्रेवल करते हैं और इन जगहों से अपने एलटीसी के डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ विजिट तक की जो बाकी जर्नी है उसको वो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट से या अपने खुद के किसी अरेंजमेंट से, पर्सनल व्हीकल से या प्राइवेट टैक्सी से ट्रेवल करते हैं,
तो इस प्रकार की यात्रा के लिए आने की और जाने की 200 किलोमीटर तक की लिमिट दी गई है। इसी पैरा के तीसरे पॉइंट में दिया गया है कि अगर डिसेबल गवर्नमेंट सर्वेंट और उनके डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स के लिए वर्तमान में जारी दिशा निर्देशों के अनुसार अगर हेड ऑफ डिपार्टमेंट उनको प्राइवेट व्हीकल या हायर टैक्सी को एलटीसी जर्नी के लिए अलाउ करते हैं तो उस स्थिति में भी एलटीसी के फेयर रिम्बर्समेंट को क्लेम किया जा सकता है। इस ओएम के चौथे पैरा में दिया गया है कि किसी भी सेम ब्लॉक ईयर के अंदर एलटीसी को गवर्नमेंट सर्वेंट और उसके फैमिली मेंबर्स के द्वारा अलग अलग अवेल किया जा सकता है, लेकिन एलटीसी के लिए जो लीव का एनकैशमेंट है वो किसी एक ओकेजन पर ही लिया जा सकता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर गवर्नमेंट सर्वेंट और उसके फैमिली मेंबर्स किसी सेम ब्लॉक की एलटीसी को अलग अलग अवेल करते हैं तो इस परिस्थिति में लीव का जो एनकैशमेंट है वो किसी एक ओकेजन पर ही लिया जा सकता है। आइए अब दूसरे ऑर्डर के बारे में चर्चा करते हैं जिसे डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा 12 अप्रैल 2023 को जारी किया गया है। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं कि इस ओएम के सब्जेक्ट में दिया गया है रिवीजन ऑफ कंसल्टेशन फी, रूम रेंट एंड आईसीयू चार्जेस फॉर ऑल हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस एमपैनल्ड अंडर सीजीएचएस। यानी कि इस ओएम के द्वारा सीजीएचएस में एमपैनल्ड हॉस्पिटल्स के लिए जो कंसल्टेशन फीस है और रूम रेंट है और आईसीयू चार्जेस हैं उनके रेट्स को रिवाइज किया गया है। इस ओएम के पहले पॉइंट में कंसल्टेशन फी के बारे में दिया गया है जिसमें ओपीडी कंसल्टेशन जो वर्तमान में 150 रुपए के रेट से रिम्बर्स होता था उसको बढ़ा करके 350 रुपए कर दिया गया है और आईपीडी कंसल्टेशन जो वर्तमान में 300 रुपए था उसको भी बढ़ा करके 350 रुपए किया गया है। यानी कि अब ओपीडी और आईपीडी कंसल्टेशन दोनों को ही 350 रुपए कर दिया गया है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कंसल्टेशन के ये रेट्स एनएबीएच और नॉन एनएबीएच हॉस्पिटल्स के लिए एक समान रखे गए हैं। इसके दूसरे पॉइंट में आईसीयू चार्जेस के बारे में बताया गया है जिसमें दिया गया है कि वार्ड एंटाइटलमेंट की सभी कैटेगरीज के लिए चाहे वो जनरल वार्ड की हो, सेमी प्राइवेट वार्ड हो या प्राइवेट वार्ड का एंटाइटलमेंट हो, उन सभी के लिए आईसीयू चार्जेस 5,400 रुपये रखे गए हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि 5,400 रुपये के ये आईसीयू चार्जेस एनएबीएच हॉस्पिटल्स के ऊपर लागू होंगे और नॉन एनएबीएच हॉस्पिटल्स के लिए आईसीयू चार्जेस को 15% लेस करके रिम्बर्स किया जाएगा। यानी कि नॉन एनएबीएच हॉस्पिटल्स के लिए आईसीयू चार्जेस का रेट 4,590 रुपये रहेगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आईसीयू चार्जेस में रूम रेंट को इंक्लूड माना जाएगा। इस ओएम के तीसरे पॉइंट में रूम रेंट के बारे में दिया गया है जिसमें दिया गया है कि जनरल वार्ड के लिए एक दिन का रूम रेंट 1,500 रुपये, सेमी प्राइवेट वार्ड के लिए 3,000 रुपये और प्राइवेट वार्ड के लिए एक दिन का रूम रेंट 4,500 रुपये रिम्बर्स किया जाएगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि रूम रेंट के ये चार्जेस एनएबीएच और नॉन एनएबीएच दोनों ही प्रकार के हॉस्पिटल्स के लिए एक समान रूप से रिम्बर्स किए जाएंगे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कंसल्टेशन फीस, आईसीयू चार्जेस और रूम रेंट के ये रिवाइज रेट्स इस ओएम के इश्यू की डेट यानी कि 12 अप्रैल 2023 से लागू माने जाएंगे। एलटीसी और सीजीएचएस के संबंध में इन दोनों आदेशों को डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी एक और लाभदायक जानकारी के साथ। नमस्कार।